नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की नदी तंत्र और उत्तराखंड की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उन सब के बारे में हम विद डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे भागीरथी नदी का हमने नदी तंत्र बनाया है, तो प्रॉपर आपको इस तरह के मैप, इस तरह का जो डायग्राम है वो बना हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार से हम सारी नदी तंत्र को विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों हम जो है BSNA की जो बुक है हमारी, उसको हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका आज अध्याय नंबर 17 हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें उत्तराखंड की जितनी भी नदी है वो उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे उत्तराखंड को जो है प्रवाह की दृष्टि से 3 जो बड़े नदी तंत्र है उसमें विभाजित कर रखा है। जैसे गंगा नदी प्रवाह तंत्र, यमुना नदी प्रवाह तंत्र और काली या जिसे शारदा भी बोला जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके ही अंतर्गत जो हम अन्य जो पंचधाराएं देखते हैं, जैसे अलकनंदा नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर या फिर नंदाकिनी जो नदियां हैं, उन सब के बारे में इसके अंतर्गत ये आती है। अब हम देखते हैं कि सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली जो नदी है वो काली नदी या शारदा नदी है। ठीक है, ये लगभग जो है 252 किलोमीटर जो है हमारी बहती है। ठीक है, नेपाल से काला पानी से निकलती है और नेपाल का बॉर्डर और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। और सबसे बड़ी जल प्रवाह, ठीक है, सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा नदी है, अभी आप ध्यान रखेंगे। और नदियों का जो अपवाह प्रारूप है वो किस प्रकार से बनता है, उत्तराखंड में जो नदियों का अपवाह है वो उसका जो प्रारूप है वो वृक्षाकार का बनता है। जैसे वृक्ष की भांति ना, ऐसे ऐसे नदियां आती है ना, आपस में जुड़ती जाती है पहाड़ों में, ऐसे इस प्रकार से आपस में जुड़ती जाती है इस प्रकार से। तो ये वृक्ष की तरह बनता है, दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है वृक्षाकार, जो इसका अपवाह प्रारूप बनता है। अब प्रवणता प्रवणता ह्रास, ठीक है, ये क्या है? ये मतलब इसको बोला जाता है कि जैसे इसके बारे में पहले पढ़ते हैं हम कि राज्य की लगभग सभी नदियों का जो प्रवणता ह्रास है वो प्रारंभिक अवस्था पर उच्चतम होता है, जबकि संगम के निकट जो है न्यूनतम होता है। मतलब कुल मिला के हम देखते हैं कि जब शुरू ऊपर पहाड़ से जो नदी आ रही तो उसका जो वेग है वो तेज होता है। इसका अर्थ सीधा सा है कि नदी के बहने की ढाल और उसकी ऊर्जा में कमी आती है। शुरुआत में तो बहुत ढाल होता है, तेज होता है, तो नदी भी तेजी से आती है। और जब मैदान में आती है नदी तो इसका जो वेग है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, गति कम हो जाती है ना, और वो फिर स्लो चलने लगती है। तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो वो कम हो जाता है जब ये संगम के निकट आती है। अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी प्रवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, हम गंगा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तरकाशी जिले के गोमुख पर्वत जो है, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। तो यहाँ पे एक हिमनद है, ग्लेशियर है, कौन सा? गंगोत्री, और वहां पे स्थान है गोमुख। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3900 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है, जहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से जाना जाता है। तो शुरुआत में जब गंगा नदी, जो हम जिसे बोलते हैं देवप्रयाग से गंगा नाम इसका पड़ता है, तो यह जो है इसका शुरुआती नाम क्या है? हमें देखने को मिल रहा है भागीरथी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो लंबाई है पूरे भारतवर्ष में गंगा की, तो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राज्य में देवप्रयाग से हरिद्वार तक इसकी जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर मानी जाती है। तो यहाँ पे दो तथ्य हमें देखने को मिलेंगे कि एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार उत्तराखंड में जो गंगा नदी है इसकी जो लंबाई है वो 110 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा की लंबाई वो 96 किलोमीटर है, और एनसीईआरटी से कहीं कहीं जो है 110 किलोमीटर देता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब गंगा का नामकरण किस प्रकार से गंगा पड़ा? ठीक है, तो हम देखते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा जो ये दोनों नदी है, ठीक है, भागीरथी तो हम पढ़ ही रहे हैं क्योंकि भागीरथी यहाँ से अभी निकल रही है उत्तरकाशी से, और अलकनंदा जो नदी एक और इसमें संगम बनाती है, ये जो है टिहरी जनपद के देवप्रयाग में संगम बनाती है, और यहीं से फिर इसका जो नाम है वो गंगा पड़ जाता है। इससे पहले हम इसे भागीरथी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती है तो इसका नाम क्या बोला जाता है? गंगा बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा का जो नाम है गंगा वो कहाँ से पड़ता है? तो देवप्रयाग से पड़ता है, और ये देवप्रयाग कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में स्थित है। अब इसी को यहाँ पे जो है साहस बहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साहस बहू का संगम बोला जाता है। देवप्रयाग में जो भागीरथी है इसको तो साहस बोला जाता है, और अलकनंदा को बहू बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। देवप्रयाग से ही ये जो है दोनों नाम कहलाते हैं, और देवप्रयाग मतलब भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है, और ये जो दर्जा है राष्ट्रीय नदी घोषित जो है 4 नवंबर 2008 को
करी गई थी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट डेट है 4 नवंबर 2008 से गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अब इसके तहत जो है कई बार यहाँ पे जो है योजनाएं भी बनाई गई थी, जैसे 1985 में गंगा एक्शन प्लान बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1985 में गंगा एक्शन प्लान, और 2014 में जो नमामि गंगे परियोजना है वो शुरू हुई थी। ठीक है, इसके तहत भी इसमें बहुत सारे कार्य किए गए, साफ सफाई के कार्य और इसको विकसित करने के कार्य किए गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मालिनी नदी है, कण्वाश्रम कोटद्वार में बहती है, इसके कण्वाश्रम के निकट बहने वाली नदी है मालिनी नदी, और ये भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर रावली में जाकर गंगा से जो है मिलती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और सप्त सामुद्रिक तीर्थ ये क्या है, इसे जो है केदारखंड, जैसे आपने पढ़ा था केदारखंड मानसखंड जो पढ़ते हैं, तो केदारखंड में गंगा के जलागम जो क्षेत्र है, ठीक है, जो भी पूरा इसका बहाव वाला क्षेत्र है, जहां जहां ये बह रही है उसको जो है केदारखंड में सप्त सामुद्रिक तीर्थ जो है बोला जाता है। ठीक है, अब इसके तहत इसके अंतर्गत जो नदियां आती है वो अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी या नयार नदी आती है। सारे के सारे क्षेत्र को ही सप्त सामुद्रिक तीर्थ कहा जाता था कि इसमें केदारखंड में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम देखने वाले हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं। ठीक है, राज्य में गंगा की प्रमुख सहायक नदियां वो कौन कौन सी है और संगम कहाँ कहाँ बनाती है। ठीक है, हम आगे जो है इसका डायग्राम भी पढ़ने वाले हैं, डायग्राम के रूप में पढ़ने वाले, तब हम वहाँ पे जो है अच्छी तरीके से देखेंगे। जैसे पौड़ी ब्यास जो घाट है वहाँ पे जो है नयार नदी मिलती है इसमें। ठीक है, पौड़ी ब्यास घाटी में नयार नदी गंगा से मिलती है, और शिवपुरी में हेवल नदी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और ये हेवल नदी है जो सुकुंडा पर्वत है टिहरी में, ठीक है, यहाँ से निकलती है ये। और ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी यहाँ पे मिलती है गंगा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और रायवाला में, देहरादून के रायवाला में सोंग नदी यहाँ पे जो है मिलती है। और हरिद्वार में जैसे रतमऊ, हरिद्वार में जो है और रुड़की में जैसे रतमऊ नदी और सोलानी नदी जो है यहाँ पे मिलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसको हम डायग्राम के रूप में पढ़ते हैं, नीचे कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो ये देखेंगे आप, जैसे भागीरथी नदी है, यहाँ पे क्या है, ये गोमुख है उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में गोमुख है, और गोमुख से एक गंगा नदी निकली। ठीक है, गोमुख से गंगा नदी निकलती है, देखते हैं हम इसे ढंग से। तो जैसे यहाँ से गोमुख से गंगा नदी निकली, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है इसे एक नदी यहाँ पे मिलती है भोजगाड़, या फिर इसे भुजगड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, भोजगाड़ बोलते हैं इसे। तो ये जो नदी यहाँ पे मिलती है, और इसके बाद देवगाड़ एक और नदी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, इसमें देवगाड़, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे चल के केदार ताल से एक नदी जो है इसमें मिलती है, जिसे बोला जाता है केदार गंगा। तो केदार ताल से केदार गंगा यहाँ पे मिलती है, और ये जो नदी है ये गंगोत्री धाम के पास जो ये मिलती है इसमें। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंगोत्री धाम में भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है, तो केदार गंगा जो है यहाँ पे मिलती है गंगोत्री में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो केदार गंगा कहाँ पे मिली, गंगोत्री में। ठीक है, ये यहाँ पे गंगोत्री है। और इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो रुद्रगेरा जो ग्लेशियर है यहाँ पे, रुद्रगेरा ग्लेशियर, यहाँ से रुद्र गंगा नदी निकलती है, और यह भी जो है भागीरथी में मिलती है। फिर नीचे धराली में जो है इधर से खीर गंगा नदी आती है, और खीर गंगा नदी जो है धराली में यहाँ पे जो है भागीरथी से मिलती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इस तरफ आ जाते हैं हम, यहाँ पे भांगला दर्रा है। ठीक है, भांगला दर्रा है, और यहाँ से जो है जाड़ गंगा, ठीक है, जिसे जाह्नवी भी बोलते हैं, जाड़ गंगा यहाँ से निकलती है, और भैरव घाटी के पास जो है भागीरथी में मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था अभी कुछ समय पहले ही पटवारी वीडियो का एग्जाम है, कि भैरव घाटी में कौन कौन सी नदी मिलती है। तो भागीरथी से जाड़ गंगा जो है भैरव घाटी में मिलती है। अब हम नीचे इसके और आते हैं, तो हर्षिल यहाँ पे स्थान है एक, हर्षिल में जो है जल्दी नदी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, भागीरथी में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस साइड से यहाँ पे जो है पिलंगाड़ एक नदी है, ये मल्ला नामक स्थान पे यहाँ पे मिलती है भागीरथी से। फिर आगे चल के यहाँ पे अस्सी गंगा नदी आती है। अस्सी गंगा नदी जो है गंगोरी नामक स्थान है यहाँ पे, तो पूछा जाएगा अस्सी गंगा कहाँ पे मिलती है भागीरथी में, तो गंगोरी नाम स्थान पे जो है यहाँ पे मिलती है, कौन सी, अस्सी गंगा। अब दूसरी जो नदी आती है अगली उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी अब शहर आ गया मुख्य। उत्तरकाशी में कौन सी नदी, इंद्रावती नदी जो है उत्तरकाशी में जाके यहाँ पे जो है मिलती है। ठीक है, भागीरथी से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इंद्रावती कहाँ पे मिलती है, उत्तरकाशी में मिलती है भागीरथी से। फिर आगे चल के यहाँ पे बंदरकोट एक स्थान आता है, यहाँ पे बंदरकोट, यहाँ पे जो है वरुणा नदी आती है। ठीक है, वरुणा पर्वत से, वरुणा पर्वत है ना यहाँ पे टिहरी उत्तरकाशी में, वरुणावत पर्वत, तो इसके नीचे यहाँ पे वरुणा जो नदी है ये बंदरकोट के पास में जो है यहाँ पे मिलती है। और इसके थोड़ा नीचे जाके जलकूट नदी, ठीक है, जलकूट या जलकूट नदी यहाँ पे भागीरथी में मिलती है, भी आप ध्यान रखेंगे।
अब इसके बाद इंपॉर्टेंट नदी यहाँ पे मिलती है, वो है भिलंगना नदी, ठीक है। तो सहस्त्रताल है यहाँ पे, ठीक है, सहस्त्रताल है यहाँ पे एक, यहाँ से जो है धर्मगंगा नदी निकलती है, ठीक है, सहस्त्रताल के पास से धर्मगंगा नदी निकलती है। और एक है महासरताल, ठीक है, महासरताल से जो है बालगंगा नदी निकलती है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे धर्मगंगा और बालगंगा ये दोनों के दोनों नदियां जब आगे चलती है तो ये बूढ़ा केदार नामक स्थान पे जो है मिलती है, ठीक है, ये आपस में मिलती है बूढ़ा केदार स्थान पे। अब धर्मगंगा और बालगंगा बूढ़ा केदार नदी में मिलती है तो आगे किस नाम से चलती है, फिर ये आगे जो है बालगंगा नाम से ही चलती है, ठीक है, बालगंगा नाम से इसे जाना जाता है आगे। और ये घनसाली के पास अभी घनसाली तक आती है। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे है खतलिंग ग्लेशियर। ये खतलिंग ग्लेशियर से हमें पता है कि भिलंगना नदी निकलती है, ठीक है, ये नदी निकल रही है यहाँ से खतलिंग से भिलंगना नदी। अब ये भिलंगना नदी की कुछ और भी सहायक नदियां हैं, जैसे मेद गंगा है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। और ये कौन सी है, दूध गंगा है। तो दूध गंगा और मेद गंगा भिलंगना नदी की सहायक नदी है। और ये भिलंगना और ऊपर से कौन सी थी, बालगंगा। भिलंगना और बालगंगा जो है घनसाली में आपस में मिलती है और आगे ये किस नाम से जाती है, आगे जो है भिलंगना नदी नाम से ही जाती है। तो भिलंगना नदी कहाँ पे मिलती है, अब भागीरथी में, क्योंकि इधर से तो भागीरथी आ रही है ना ये। तो भिलंगना नदी ये वाली और ये इधर कौन सी है, भागीरथी, इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है, टिहरी में होता है, गणेश प्रयाग टिहरी जिसे बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये नदियां दोनों आपस में मिलती है, तो इतना सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम नीचे बात करें यहाँ पे आगे, फिर ये चलती किस नाम से, भागीरथी नाम से, और देवप्रयाग में पहुंचती है। और देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, हमें पता है कि इस तरफ से एक और नदी आती है, वो है अलकनंदा नदी। तो देवप्रयाग में आप देख रहे हैं इधर से तो आ रही भागीरथी नदी, ठीक है, और इधर से आ रही अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ये क्या है, इसे गंगा नाम से आगे जाना जाता है। तो ये आप इतना ध्यान रखेंगे। इसको एक बार फिर देखते हैं हम, इंपोर्टेंट जो नदियां हैं जो पूछी जाती है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि गोमुख से निकलती है भागीरथी। गोमुख के बाद जो है इसमें भोजघाट, फिर देवघाट, फिर केदारगंगा। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, केदारगंगा नदी यहाँ पे मिलती है, ठीक है, एक तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिर रुद्रगंगा भी आप रख सकते हैं, फिर यहाँ पे खीरगंगा है। फिर इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, ये है जाह्नवी या फिर जाड़गंगा, ये वाली नदी भैरव घाटी में मिलती है यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगली जो नदी है अस्सी गंगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, गंगोरी में मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इंद्रावती आ गई, फिर वरुणा नदी, फिर जलकूट नदी। और इसके बाद इंपॉर्टेंट जो नदी है वो ये है धर्मगंगा और बालगंगा। आपसे पूछा जा सकता है धर्मगंगा और बालगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है, पहले तो ये भिलंगना की सहायक नदी हुई ना, ठीक है, भिलंगना पे ही तो मिल रही है एक तरीके से, तो भिलंगना। अब ये बालगंगा नदी और इधर से जो भिलंगना नदी है घनसाली में आपस में मिलती है और आगे जाके टिहरी में, भागीरथी में जो मिलती है। और आपसे पूछा जाएगा तो भिलंगना की सहायक नदी दूध गंगा या मेद गंगा भी है, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से यहाँ से निकल रही है। और आगे चल के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भी इसमें मिलती है। तो इसके बारे में हम और भी नीचे पढ़ते हैं, तो इसमें और भी लिखा है, तो तब हम समझेंगे साथ के साथ। अब इसका जो नामकरण है वो किस प्रकार से होता है, रामायण के अनुसार जो राजा सागर थे, ठीक है, तो उनके 60,000 पुत्र थे। तो उन पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज भागीरथ, जो एक भगीरथ थे, उनके द्वारा जो है गंगोत्री में तपस्या करी जाती है। फिर इस प्रकार से जो है ये माना जाता है कि जो गंगा नदी है वो धरती पे आती है और तब से ये नाम इसका क्या पड़ता है, भगीरथ पड़ता है, ठीक है, या भागीरथी पड़ता है इसका नाम। अब इसकी जो लंबाई है गंगोत्री से देवप्रयाग तक, भागीरथी की लंबाई कितनी है, 205। हमने अभी देखा ऊपर कि यहाँ पे गोमुख से निकल रही है ना, ठीक है, गोमुख से निकलती है तो देवप्रयाग तक आती है, ठीक है। अब देवप्रयाग तक कितनी है, अब यहाँ पे बता रहा है ना कि गंगोत्री से देवप्रयाग तक कितनी है, इसकी लंबाई भागीरथी की कितनी है, 205 है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, 205 किलोमीटर है। अब गोमुख से गंगोत्री के बीच अन्य नदी भी कुछ मिलती है, जैसे आकाशगंगा है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गोमुख से गंगोत्री के बीच में आकाशगंगा भी भागीरथी में मिलती है। और गंगोत्री के पास संगम किस किस का होगा, केदारगंगा का, केदारताल से निकलती है, जो कि भागीरथी के पास संगम बनाती है। हमने अभी देखा था ना यहाँ पे, ये केदारगंगा है ना, ये गंगोत्री के पास यहाँ पे मिलती है। और गंगोत्री और गोमुख के बीच ही इसमें एक आकाशगंगा भी मिलती है, ठीक है, आकाशगंगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आकाशगंगा यहाँ पे मिलती है कहीं इस तरफ से। और केदारगंगा हमने देखा भी गंगोत्री में मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे रुद्रगंगा थी, ठीक है, रुद्र के ग्लेशियर से, जाड़ या जाह्नवी गंगा थांगला दर्रे की हिमनद के पास ही निकलती है। और मिलुंग गंगा, सिया गंगा, अस्सी गंगा जो है डोडी ताल से निकलती है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ी है।
तो इतनी सारी जो ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, और ये जो आगे चल के जो है भागीरथी जो नदी है उत्तरकाशी के टिहरी जनपद में धरासू बैंड के बाद जो है टिहरी में जो है प्रवेश करती है। जो धरासू बैंड है, ठीक है, ये धरासू बैंड के बाद जो है टिहरी में प्रवेश करती है। और टिहरी में संगम कौन कौन सा होता है? टिहरी में जो है भिलंगना और जलकूर या जलकूट नदी होगी, ठीक है, इसका जो है संगम भागीरथी में होता है। ठीक है, भिलंगना और जलकूट नदी का संगम भागीरथी में होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो इधर से जो भिलंगना नदी थी नीचे की, उसके बारे में हमने देखा था कि भिलंगना नदी जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भागीरथी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? भिलंगना नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 110 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? धर्मगंगा, दूधगंगा और बालगंगा, या जिसे बालखिलिया नदी भी बोलते हैं। और साथ ही एक और अन्य नदी थी मेदगंगा। भाई हमने यहाँ से देखा ना, ये आप देखेंगे मैप में एक बार जाके, ये कौन सी है? भिलंगना नदी है, ये वाली। अब भिलंगना नदी यहाँ से निकल रही है खतलिंग ग्लेशियर से, ये। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? धर्मगंगा, बालगंगा, दूधगंगा, मेदगंगा, ठीक है, ये सारी की सारी। और नदियां ये किसकी है? भिलंगना की है। और ये भिलंगना नदी है इस भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बूढ़ा केदार में बालगंगा और धर्मगंगा नदी का संगम होता है। कहाँ पे? बूढ़ा केदार में। और गणेश प्रयाग में, मतलब टिहरी में भागीरथी और भिलंगना के संगम को जो है गणेश प्रयाग बोला जाता है। जैसे पुरानी टिहरी या पुरानी डैम था, यहाँ पे स्थल भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पे? गणेश प्रयाग में मिलती है दोनों नदियां। अब भागीरथी की सहायक नदियां का संक्षिप्त तालिका यहाँ पे बनाई हमने। जैसे ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पे अगर आपको ऊपर याद नहीं रहा होगा, ध्यान नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे आप दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो जैसे भैरव घाटी थी, भैरव घाटी में भागीरथी के साथ कौन सी नदी मिली थी? जाड़ गंगा या जाह्नवी जिसे बोलते हैं। तो ये एग्जाम में अभी पूछा था। और फिर हर्षिल में कौन सी मिलती है? तो जलंधरी नदी, जिसे कंकोड़ा घाट भी बोला जाता है। तो ये जो है भागीरथी में मिलती है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हर्षिल में कौन सी नदी? जलंधरी। और गंगोरी के पास भागीरथी में अस्सी गंगा निकलती है, अस्सी गंगा मिलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। गंगोरी में भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? अस्सी गंगा। और झाला जो स्थान है उसमें भागीरथी में जो है सिया गंगा नदी मिलती है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ उत्तरकाशी जो मुख्यालय, यहाँ पे इंद्रावती घाट या फिर श्यामल जिसे बोलते हैं, वरुणा घाट भी बोलते हैं, तो ये जो है इसमें मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और टिहरी डैम के पास जो भागीरथी में कौन सी मिलती है? भिलंगना नदी मिलती है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि भैरव घाटी जो है, भैरव घाटी में जाड़ गंगा जो मिलती है भागीरथी से, अर्शिल में जलंधरी, गंगोरी में अस्सी गंगा, झाला में सिया गंगा, और उत्तरकाशी में कौन सी? इंद्रावती या फिर इसे वरुणा भी बोला जा रहा है। और टिहरी में कौन सी मिलती है? भागीरथी में भिलंगना नदी। तो ये था दोस्तों आपका भागीरथी, ठीक है, नदी तंत्र। अब हम देखेंगे अलकनंदा नदी उपप्रवाह तंत्र, ठीक है। अलकनंदा नदी का हम पहले क्या करते हैं, मैप देख लेते हैं, फिर इसके बारे में जो पॉइंट है उनको जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसके द्वारा? डायग्राम के द्वारा। अब ये जो नदी तंत्र है, अलकनंदा नदी तंत्र है, ये सतोपंथ से, ठीक है, ये चमोली में पड़ता है। यहाँ पे चमोली के सतोपंथ, यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर है, और यहाँ पे स्थित है सतोपंथ ताल, ठीक है। बाकी हम नीचे देखेंगे जो भी पॉइंट होंगे कि, पर मेन हम देखते हैं कि सतोपंथ ताल से ये जो नदी है, ठीक है, अलकनंदा नदी, ये निकलती है। और आगे चल के इसी पे एक झरना जलप्रपात जो है हमें देखने को मिलता है, वसुधारा जलप्रपात, ठीक है। ये जो है, जो माणा है उससे थोड़ा आगे है, माणा जो गांव है हमारा, ठीक है, माणा से थोड़ा आगे है ये, और केशव प्रयाग से थोड़ा इधर आगे है। यहाँ पे कौन सा झरना है, कौन सा जलप्रपात है? वसुधारा जलप्रपात। अब ये केशव प्रयाग तक आती है। अब हम एक इधर से भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इधर से देवताल है एक, यहाँ पे देवताल है, और यहाँ से जो नदी निकलती है वो कौन सी है? सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पे इसी पे सरस्वती नदी पे माणा से थोड़ा ही आगे, ठीक है, केशव प्रयाग से थोड़ा ही आगे, यहाँ पे कौन सा जो यहाँ पे एक भीमपुल जो है इसी पे स्थित है, माणा के पास में, ठीक है, माणा गांव के ही आगे है, थोड़ा सा माणा में ही पड़ता है वो। तो यहाँ पे कौन सा पुल है? भीमपुल है। किस पे? सरस्वती नदी पे। तो आपसे पूछा जा सकता है भीमपुल किस नदी पे? सरस्वती नदी पे। और यहाँ से निकल रही है इस तरफ से। तो ये जो दोनों नदियां हैं, ठीक है, यहाँ से अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी, और यहाँ से सरस्वती नदी, ये दोनों का अपना जो संगम बनाती है, ये जो है केशव प्रयाग में यहाँ पे संगम बनाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। केशव प्रयाग में दोनों नदियां आपस में मिलती है, ठीक है, कौन सी? सरस्वती और अलकनंदा नदी। अब फिर इसके बाद आगे चलती है, और यहीं पे, यहाँ पे आगे चल के क्या है? बद्रीनाथ मंदिर है हमारा। थोड़ा सा ही आगे आगे चल के हमारा बद्रीनाथ मंदिर है यहाँ पे। अब बद्रीनाथ में जो
नदी मिलती है वो है ऋषिगंगा 2, ठीक है। ये नीलकंठ पर्वत से निकलती है ऋषिगंगा 2, और ये बद्रीनाथ के पास जो है यहाँ पे मिल जाती है, किसमें, अलकनंदा नदी में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ऋषिगंगा 2 कैसी है, हम सबसे पहले ऋषिगंगा जो 1 है वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो ऋषिगंगा 1 है ये जो है पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है, ठीक है, ये वाली। तो इसीलिए ये वाली जो है इसको 2 बोला जाता है, ऋषिगंगा 2। तो ये कहाँ पे मिलती है, ये बद्रीनाथ के पास मिलती है। अब बद्रीनाथ से आगे आते हैं, फिर यहाँ पे जैसे हनुमान चट्टी स्थान आता है, या फिर यहाँ पे खीरो घाट है, खीरो घाटी है। खीरो घाटी में जो है खिराऊ नदी यहाँ से निकलती है इस तरफ से, और ये जो है खीरो घाटी के पास में इसमें मिलती है। फिर ये पांडुकेश्वर क्षेत्र आ जाता है इधर, ठीक है, पांडुकेश्वर। अब अगला जो स्थान आता है यहाँ पे आता है गोविंद घाट, ठीक है, ये। तो गोविंद घाट में जो है लक्ष्मण गंगा जो है यहाँ पे मिलती है अलकनंदा नदी से। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकलती है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक है फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी के पास एक ताल है, पुष्पतोया ताल, ठीक है। पुष्पतोया ताल से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं पुष्पावती नदी। तो ये जो नदी है ये पुष्पावती नदी है, यहाँ से निकलती है और घाघरिया तक आती है। और नीचे की तरफ इस तरफ हम देखते हैं कि हेमकुंड साहिब है जो सिखों का प्रवेश स्थान। यहाँ पे लोकपाल झील है, लोकताल जिसे बोलते हैं। तो लोकपाल झील के पास से ही लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से लक्ष्मण गंगा नदी निकल रही और यहाँ से पुष्पावती नदी निकल रही और ये घाघरिया में आपस में मिलती है। और आगे आगे जो है किस नाम से जाती है, लक्ष्मण गंगा नाम से आगे जाती है, और गोविंद घाट में आपस में जो है मिलती है। कौन कौन सी, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि लक्ष्मण गंगा जो है अलकनंदा से कहाँ पे मिल रही है, तो लक्ष्मण गंगा जो है गोविंद घाट में जो है इससे मिल रही है, ठीक है। ये आप इतना ध्यान रखेंगे। अब फिर आगे हम देखते हैं कि अगली जो नदी है वो है काक नदी। ये जो है काकभूषणी ताल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से निकलती है और ये भी जो है अलकनंदा में जो है मिल जाती है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है विष्णु प्रयाग, स्थान है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे जो है पश्चिमी धौलीगंगा जो है, यहाँ पे पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा नदी से मिलती है। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी धौलीगंगा कहाँ से निकल रही है। यहाँ पे ये क्षेत्र है कुनलुन पर्वत क्षेत्र, ठीक है, कुनलुन पर्वत क्षेत्र या कुनकुन इसे बोला जाता है। यहाँ से जो ये नदी निकलती है पश्चिमी धौलीगंगा, और ये रेणी तक आती है। अब रेणी गांव जो आपने पढ़ा होगा, रेणी गांव, ठीक है, गौरा देवी का जो गांव है वो रेणी गांव है। तो यहाँ रेणी गांव तक आता है, और यहाँ पे जो है ऋषिगंगा नदी इसमें जो है मिलती है। तो ऋषिगंगा इसकी सहायक नदी होगी पश्चिमी धौलीगंगा की। और इधर वाला जो क्षेत्र है वो नंदा देवी जो पर्वत है उसके क्षेत्र, उसके आसपास से ये नदियां निकलती है, ठीक है। तो जैसे और आगे चल के फिर ये जो है मलारी की तरफ आती है, मलारी के पास में। और मलारी के पास में एक और नदी इसमें मिलती है, गिरती नदी, ठीक है, ये गिरती नदी बोला जाता है इसे। ये यहाँ से आ रही है और यहाँ पे मलारी के पास में मिल जाती है। और फिर ये आगे किस नाम से जाती है, ये पश्चिमी धौलीगंगा नाम से ही जाती है। और फिर आगे यहाँ पे एक बियोघाट जो नदी है वो भी है, इसमें संगम बनाती है अपना, यानी इसकी सहायक नदी कहलाती है बियोघाट। और आगे चल के विष्णु प्रयाग में जो है नदी अपनी मिल जाती है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि भाई यहाँ से कौन सी नदी निकली, पश्चिमी गंगा, और फिर इसकी सहायक नदी कौन सी है, ऋषि गंगा और गिरती नदी। तो ये आगे चल के यहाँ पे विष्णु प्रयाग में जो है अलकनंदा नदी से जो है मिल जाती है, ठीक है। ये आप इतना आप ध्यान रखेंगे अभी। फिर इसके नीचे हम आते हैं थोड़ा आगे, तो यहाँ पे कल्पगंगा नदी भी इसमें जो है मिल जाती है, कल्पगंगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर ये हैवल घाटी वाला जो क्षेत्र आ जाता है आगे, जैसे यहाँ पे एक है गरुड़ गंगा, एक है पाताल गंगा, ये भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे पैन खड़ा क्षेत्र है, ठीक है, पैन खड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी मिल रही है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, गरुड़ गंगा और पाताल गंगा, ये भी जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, अलकनंदा की। फिर यहाँ पे आती है एक और बिरही गंगा, ये इधर से आ रही है ना, जो ये बिरही गंगा भी यहाँ पे मिलती है। और इधर तुंगनाथ क्षेत्र से एक भालखिले नदी आती है, ये भी जो है तिलफाटा जो स्थान पड़ता है यहाँ पे, वहां पे मिल जाती है अलकनंदा नदी से। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तुंगनाथ क्षेत्र से बालखिले नदी निकलती है और तिलफाटा क्षेत्र के आसपास जो मिल जाती है। फिर अगला जो स्थान आता है वो आता है नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। अब जो नंदा गुंगटी पर्वत है हमारा, वहां से हमारी एक नदी निकलती है, कौन सी, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी यहाँ पे आके जो है नंद प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। और इसके बाद इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग में यहाँ पे हम देखते हैं पिंडर नदी, ठीक है, पिंडारी या पिंडर नदी से बोला जाता है, पिंडर नदी। तो पिंडर नदी जो है कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। अब ये निकलती कहाँ से है, हम देखते हैं, पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। और इधर है दूधातोली जो पर्वत है, इधर से जो है आटाघाट निकलती है हमारी,
आटाघाट यहाँ से निकलती है और इसमें मिल जाती है आगे पिंडर नदी में। और फिर इसकी जो सहायक नदी मतलब पिंडर की सहायक नदी कौन कौन सी है, एक तो आटाघाट है, एक कुफनी घाट है, कुफनी नदी आती है, और एक शंभू नदी भी यहाँ पे मिलती है इसमें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पिंडर नदी की, जो पिंडर नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, आटाघाट, कुफनी और शंभू। तो ये जो है पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर, और जो कर्णप्रयाग में यहाँ पे मिलती है। फिर अगला जो प्रयाग आता है, अगला स्थान है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में यहाँ पे चौरावाड़ी, रुद्रप्रयाग से आगे जो ताल है यहाँ पे चौरावाड़ी, या जैसे गांधी सरोवर भी बोलते हैं, यहाँ से ये नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। और फिर केदारनाथ मंदिर से नीचे मतलब इधर इस साइड से होते हुए मंदाकिनी आती है। और यहाँ पे एक और नदी मिलती है तिलवाड़ा में, लस्तर नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और आगे चल के जो है रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो एक बड़ा डायग्राम बनेगा मंदाकिनी का, और इन सब नदियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये सहायक नदियां हैं, बन रही है, तो इसको हम अभी देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मिल गई है, ठीक है, मंदाकिनी। और फिर आगे चल के हमने देखा था देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में हमने जो अभी पढ़ी भागीरथी नदी तंज, वो भागीरथी यहाँ पे मिल जाती है। फिर देवप्रयाग से गंगा नाम से आगे जो है चलती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, इसमें हमने पांचों प्रयाग भी जो है कवर कर लिए हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें हम जो है 5 प्रयाग भी जो है हमारे आ चुके हैं इसमें। तो जो ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे केशव प्रयाग है, ठीक है, ये 5 प्रयागों में नहीं आता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये 5 प्रयागों में नहीं आता है, कौन सा, केशव प्रयाग। लेकिन आगे चल के हमने सबसे जो पहला हमारा जो प्रयाग आता है ना 5 प्रयागों में से, तो सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही है। डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जाता है, इधर से कौन सी नदी आ रही थी, अलकनंदा। इधर से कौन सी आ रही, पश्चिमी धौली गंगा, या विष्णु गंगा भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा ये नदी मिल रही कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में, ठीक है। अगला जो हमारा प्रयाग आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन सी मिल रही है, इधर से आ रही अलकनंदा। अलकनंदा तो आएगी, ठीक है, 5 प्रयागों में से अलकनंदा में ही सारी नदियां मिलती है। जैसे ये कौन सी है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी। तो ये तो इंपॉर्टेंट और ये आसान हो जाता है याद करने के लिए, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, अलकनंदा से। और कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी आती है, अलकनंदा तो आ ही रही, इधर से कौन सी नदी आ रही, ठीक है, पिंडर, पिंडारी या पिंडर जैसे बोलते हैं, ठीक है, पिंडर नदी। तो ये कहाँ पे मिलती है, कर्ण प्रयाग में। फिर अगला जो प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में हम देखते हैं कि अलकनंदा तो आ ही रही इधर से, और यहाँ पे नदी मिल जाती है मंदाकिनी, ठीक है, इनका संगम यहाँ पे होता है रुद्रप्रयाग में। और देवप्रयाग में इधर से अलकनंदा आ ही रही, और यहाँ पे कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। तो ये आप सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। पंचप्रयाग या डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा संगम जो है कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इसको एक बार हम फिर देखते हैं, बड़ा बड़ा जो मतलब इंपोर्टेंट नदियां हैं, क्योंकि दोस्तों हम जो है थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन हमने जो है विस्तार से पढ़ना है और याद हमने करना है इसे, ताकि एग्जाम में हम जो है क्वेश्चन जो है मिस ना करें। तो हमने देखा था कि सतोपंथ से, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर जो यहाँ पे है चमोली में, यहाँ से नदी निकलती है अलकनंदा। फिर केशव प्रयाग में यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है, सरस्वती नदी, ठीक है। इसके बाद बद्रीनाथ में ऋषिगंगा। फिर नीचे आते हैं हम, ठीक है, आगे खिराव गंगा। और फिर आगे चल के पुष्पावती नदी, पुष्पावती नदी और ये लक्ष्मण गंगा आपस में घाघरिया में मिलती है। लक्ष्मण गंगा कहाँ पे, गोविंद घाट में यहाँ पे मिलती है। फिर यहाँ पे कल्प गंगा भी मिलती है, ठीक है, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, ये नदी यहाँ पे मिलती है। और साथ ही साथ पश्चिमी धौली गंगा, और पश्चिमी धौली गंगा की जो सहायक नदी है ऋषि गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इसे, ठीक है। ऋषि गंगा यहाँ पे मिलती है, और गिरती घाट भी जो है मिलती है यहाँ पे। फिर नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे बिरही गंगा, ठीक है, इसका भी आपने जिक्र सुना होगा कहीं ना कहीं। तो ये बिरही गंगा भी इसमें मिलती है। तुंगनाथ से आती बालखिले नदी, इसको भी आपने पढ़ाई होगा कहीं ना कहीं। तो बालखिले नदी जो है यहाँ पे मिलती है। फिर नंदाकिनी नदी मिलती है, और इधर से पिंडर जो नदी है इसकी सहायक नदी आटाघाट और कुफनी घाट, ये भी यहाँ पे जो है कर्णप्रयाग में आपस में यहाँ पे पिंडर नदी जो है मिलती है, ठीक है। फिर नीचे जाके हम देखते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में हमारी मंदाकिनी नदी यहाँ पे मिलती है। फिर देवप्रयाग में भागीरथी जो नदी है वो मिलती है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने देखा कि इसका जो उद्गम है अलकनंदा का चमोली के सतोपंथ ग्लेशियर के अलकापुरी बांक हिमनद और सतोपंथ ताल से जो निकलती है। और इसका अन्य नाम क्या है, विष्णु गंगा भी बोला जाता है इसे, विष्णु प्रयाग तक बोला जाता है विष्णु गंगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और सतोपंथ ताल से देवप्रयाग तक इसकी जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है, ठीक है। क्योंकि देवप्रयाग के बाद तो ये गंगा नदी कहलाती है ना, तो जहां से निकल रही सतोपंथ से और देवप्रयाग तक, ठीक है, सतोपंथ से देवप्रयाग तक कितनी है, 195 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो सरस्वती नदी हमने देखी थी अभी, वो कामेट चोटी के रताकोण नामक स्थान से
पर जो देवताल है यहाँ पे, यहाँ से निकलती है और माणा के समीप केशव प्रयाग में अलकनंदा में जो है मिल जाती है। अब ऋषि गंगा 2 हमने देखी थी, ठीक है, नीलकंठ पर्वत से निकलती है और बद्रीनाथ में अलकनंदा से मिलती है। और लक्ष्मण गंगा जिसे हेम गंगा भी बोला जाता है, गोविंद घाट के अलकनंदा से जो मिलती है, ठीक है, मिलती है मतलब गोविंद घाट में अलकनंदा से मिलती है। और यह जो है पुष्पावती नदी और हेम गंगा की संयुक्त धारा है। हमने देखा था ना वहां से पुष्पावती नदी और हेमगंगा जो हेमकुंड से निकलती है उसकी सहायक नदी होगी ना ये, ठीक है। और पुष्पावती नदी जो है फूलों की घाटी में बहती है, ठीक है। अब हमने देखा था एक और नदी पश्चिमी धौलीगंगा। पश्चिमी धौलीगंगा जो है धौलगिरी के कुनकुल कुनकुल जो श्रेणी है यहाँ से निकलती है और ये 94 किलोमीटर तक, ठीक है, 94 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ जैसे घिरती जो किंगरी भिंगरी से निकलती है, ऋषि गंगा वंती जो रहने के पास में ग्लेशियर से निकलती है, तो इसकी सहायक नदियाँ थी, ठीक है। ये आपने देखी होगी, एक बार मैप में दिखाते हैं यहाँ पे आपको। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पश्चिमी धौलीगंगा है ना, ठीक है, विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो इसकी हमने देखा था ना ये कुनकुल पर्वत से, ठीक है, यहाँ से निकलती थी और ऋषि गंगा इसकी सहायक नदी रेणी में मिलती है, फिर गिरती में मिलती है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसके बाद नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी जो त्रिशूल पर्वत के पास जो नंदा गुमटी है वहां से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 56 किलोमीटर है, ठीक है। और कहावत है कि जो नंदाकिनी नदी है इसका जो जल है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। मैप में देख लेते हैं एक बार। ये आपने देखा, ये वाली नंदा गुमटी पर्वत है यहाँ पे, यहाँ से नंदाकिनी नदी निकल रही है और यहाँ पे नंदप्रयाग में इससे मिल जाती है, लेकिन इसका जो पानी है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है, ऐसा ये कहा जाता है। और अगली जो नदी थी पिंडर नदी, जिसे कर्णगंगा भी बोलते हैं, तो बागेश्वर में पिंडारी जो ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है और राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है। तो ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है कि सबसे तेज प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो वो है पिंडर नदी। इसकी जो लंबाई है 105 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी हमने देखी थी आटाघाट, ठीक है, जो दूधातोली क्षेत्र से निकलती है, और कुपनी, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था मैप में देखते हैं। ये जो नदी है यहाँ पे पिंडर नदी, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और इसकी सहायक नदी आटाघाट और कुफनी जो नदी है वो जाके यहाँ पे मिलती है और तब जाके कर्णप्रयाग में पिंडर नदी जो है मिलती है। तो इतना आपने ध्यान रख लिया। फिर आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी जो है मंदरांचल श्रेणी चौरावाड़ी ग्लेशियर है जहाँ पे गांधी सरोवर जिसे बोलते हैं, चौरावाड़ी ताल भी इसे बोलते हैं, यहाँ से ही निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो है 72 किलोमीटर है, ठीक है, मंदाकिनी की। अब हमने जो अभी ऊपर भी देखा था पंचप्रयाग, ठीक है, और कुछ और भी संगम जो बनते हैं कहाँ पे बनते हैं, जैसे केशव प्रयाग है माणा के पास, यहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदी मिलती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। विष्णु प्रयाग है जिसे प्रथम प्रयाग भी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो है अलकनंदा नदी और पश्चिमी धौली गंगा जो है मिलती है। और नंद प्रयाग जिसे द्वितीय प्रयाग बोला जाता है, अलकनंदा और नंदाकिनी यहाँ पे मिलती है, ठीक है, नाम से ही है ना नंदाकिनी। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। तो ये हमारे 4 तो ये आ गए, ठीक है, 4 प्रयाग। अगला जो है देवप्रयाग है, अलकनंदा और भागीरथी। तो ये पांचों के पांचों प्रयाग हैं, यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा कुछ और भी स्थान है जहाँ पे जो है नदियाँ मिलती है, जैसे शिव प्रयाग, ये पौड़ी में पड़ता है, इसमें अलकनंदा में जो है खांडव नदी मिलती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। शिव प्रयाग में खांडव नदी यहाँ पे मिलती है। और हेलंग घाटी ये चमोली में पड़ती है, इसमें अलकनंदा में जो कल्पगंगा जो है नदी मिलती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके अलावा जो पेनखंडा जो स्थान है अलकनंदा में जो है गरुड़ गंगा यहाँ पे जो है मिलती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और गोविंद घाट चमोली में अलकनंदा में जो है लक्ष्मण गंगा मिली। और ढूंढ प्रयाग, ठीक है, ढूंढ प्रयाग टिहरी में पड़ता है और इसमें जो है डुंडी नदी यहाँ पे अलकनंदा में मिलती है। तो इतना आप सब ध्यान रखेंगे जो भी संगम हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मंदाकिनी नदी की कुछ सहायक नदी हम देख लेते हैं, जो मंदाकिनी नदी थी, ठीक है, जैसे मंदाकिनी और मधुगंगा, ये कालिट में जो है मंदाकिनी और मधुगंगा मिलती है आपस में। और सोनप्रयाग में मंदाकिनी से जो है कौन सी नदी मिलती है, सोन, या जिसे वासुकी नदी भी बोलते हैं, सोनप्रयाग में मिलती है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से जो है पुनार नदी है वो भी मिलती है यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अगस्त मुनि में जो है मंदाकिनी में धूलकाट जो मिलती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और रावण गंगा भी मंदाकिनी की सहायक नदी है, वो हम नीचे देखेंगे जब इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है। फिर जो नयार नदी थी, इसका जो उप प्रवाह तंत्र है वो हम देखते हैं। नयार जो नदी थी जिसे नाथ गंगा भी बोला जाता है, ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार से मिलकर बनती है, ठीक है। जो नयार नदी है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दो इसकी शाखाएं, इससे मिलती है दोनों। और इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है, पूर्वी और पश्चिमी नयार का,
इनका संगम होता है सतपुली में। तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो संगम है वो सतपुली में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब पूर्वी नयार जो है दुधातोली के जकमोली धार श्रेणी से जो सेंसुया कैन्योर गार्ड नाम से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 109 किलोमीटर है पूरी नयार की। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। फिर जो पश्चिमी नयार है ये जो है दुधातोली श्रृंखला है जो है इसके पश्चिमी ढाल से निकलती है और ढाई ज्यूली और सियोली घाट नाम से जो है 2 शाखाओं में जो है निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 78 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से आपसे पूछा जा सकता है ढाई ज्यूली या फिर सियोली घाट। ठीक है, ढाई ज्यूली घाट किसे बोला जाता है? पश्चिमी नयार या पूर्वी नयार को? तो आपने आंसर देना है पश्चिमी नयार को। ठीक है, पश्चिमी नयार को क्या बोला जाता है? ढाई ज्यूली या फिर सियोली घाट। और ऊपर हमने देखा था पूर्वी नयार को क्या बोला जाता है? स्यूसी या फिर कैन्यूर घाट। ठीक है, स्थानीय नाम है यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपने ध्यान रखनी है दोनों। फिर गंगा में कहाँ पे मिलती है? पौड़ी के बाद जो है ब्यास घाट के पास जो फूल चट्टी नामक स्थान में ये जो गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है नयार की? जो कलिकाड, डाबरी घाट या फिर गढ़ी घाट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। पौराणिक नाम कैसे मिलते हैं इसका? जो पौराणिक में जो इसका नाम है नयार का वो नवाल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, नवाल का नाम इसका जो है पौराणिक नाम मिलता है। और इसके संगम स्थल को जो है वैनतेयक तीर्थ के रूप में जो है कहा गया है। ठीक है, वैनतेयक तीर्थ जो है कहा गया है संगम को। तो चलिए अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले वो यमुनोत्री या यमुना जो नदी तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब जो यमुना जो नदी है हमारी, ठीक है, यमुना नदी कहाँ से निकलने वाली है? तो ये बंदरपूंज जो पर्वत है, ठीक है, यमुनोत्री कांटा जो हिमनद है यहाँ पे, ये बंदरपूंज पर्वत है, यहाँ से ये नदी निकलने वाली है और आगे चलती है। और यहाँ पे जो है ऋषिगंगा एक नदी है, ये भी जो है इसमें मिल जाती है। ठीक है, कौन सी? ऋषिगंगा। और यमुनोत्री धाम के पास, ठीक है, जैसे यहाँ पे यमुनोत्री धाम आ गया, ठीक है भाई, ये मंदिर आ गया यहाँ पे यमुनोत्री। इसके आगे नीचे आता है खरसाली। खरसाली में मिलती है हमारी हनुमान गंगा। ठीक है, हनुमान घाट भी बोलते हैं इसे, हनुमान गंगा। और इसके नीचे यहाँ पे मुगरा घाट, इसकी सहायक नदियां मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यमुना की। तो यहाँ से बंदरपूंज से निकलती है, पर्वत से निकलती है, और यहाँ से इसकी पहली सहायक नदी ऋषिगंगा, फिर हनुमान घाट, मुगरा घाट, खतनु घाट, ठीक है, खतून या खतनु घाट बोलते हैं इसे। और बड़कोट के पास में जो कृष्णा घाट भी इसमें मिलती है। और आगे यहाँ पे क्या है? नौगांव है, जो पुरोला में स्थित नौगांव है। यहाँ पे जो है कमल, जो पुरोला में है, कमल नदी, जो कमल घाट है या कमल नदी से बोलते हैं, ये मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी है कमल नदी। और फिर यहाँ पे थोड़ा आगे चल के जो है बरनी घाट भी एक नदी है, यहाँ पे मिलती है। और फिर लाखा मंडल में ये जो है रिखनार नदी इसमें मिलती है। ठीक है, यमुना में कौन सी नदी? रिखनार नदी। तो आप ये भी ध्यान रखना कि कौन सा स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है लाखा मंडल किस नदी के किनारे है, आपसे बोला जाएगा टोंस है या यमुना है। तो आपने ध्यान रखना है ये किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नदियां संगम बनाती है, रिखनार और यमुना नदी। फिर आगे हम आते हैं नैनबाग। नैनबाग के पास में जो है बद्रीघाट है एक, ठीक है, बद्रीघाट ये जो है इसमें मतलब मिल रही है, संगम बना रही है। फिर हम देखते हैं अगलाड़। ठीक है, अगलाड़ नदी भी इससे आगे थोड़ा मिलती है। आपने पढ़ा होगा कि जो मछमोड़ के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी? वो अगलाड़ नदी है। इसमें ही वो टिमरू का जो पाउडर होता है वो डाला जाता है और मच्छी पकड़ी जाती है, उसे ही मछमोड़ बोला जाता है। तो इसी नदी में होता है वो, अगलाड़ नदी में। फिर आगे चल के यहाँ पे कालसी आता है स्थान, और कालसी से थोड़ा सा आगे, डाकपत्तर से पीछे और कालसी से थोड़ा आगे, यहाँ पे जो है इधर से जो हमारी एक नदी आती है दूसरी, टोंस नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी आती है? टोंस नदी। फिर इसमें ये मिल जाती है, फिर आगे चल के यमुना नाम से ही जानी जाती है। तो इसके बाद हम ऊपर वाला पढ़ते हैं, ये टोंस नदी कैसे कैसे आ रही है, फिर ये अच्छे से और समझ आ जाएगा। तो इधर वाले क्षेत्र से, उत्तरकाशी वाले क्षेत्र से हमने देख लिया, यमुना आ गई। अब इधर हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में क्या है? स्वर्गारोहिणी हिमनद है, ठीक है, या मडिया ताल भी है यहाँ पे, स्वर्गारोहिणी हिमनद है। तो यहाँ से हमारी जो नदी आती है वो आ रही है सुपीन नदी। ठीक है, उत्तरकाशी से है, सुपीन नदी इधर से आ रही है। और हिमाचल क्षेत्र से, ठीक है, हिमाचल क्षेत्र के पास में डोडरा क्यार इसे बोला जाता है, यहाँ से एक और शाखा आ रही है हमारी रूपीन नदी। तो रूपीन तो आ रही हिमाचल वाले क्षेत्र से, और सुपीन आ रही है हमारी स्वर्गारोहिणी हिमनद से, ऊपर से। तो ये जो दोनों नदियां आगे चल के नेटवाड़ के पास जो संगम बनाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रूपीन और सुपीन है कहाँ पे मिलती है? नेटवाड़ में। या आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि नेटवाड़ में, उत्तरकाशी में पड़ता है ये। ठीक है, नेटवाड़ में किन नदियों का संगम होता है? तो यहाँ पे जो संगम बनाती है वो रूपीन और सुपीन दोनों नदियां संगम बनाती है।
अब इस नदी को यहाँ से जो है किस नाम से जाना जाता है, तमसा या टोंस नाम से भी जाना जाता है, तमसा या टोंस नाम से यहाँ पे इस क्षेत्र में जाना जाता है। फिर आगे चल के इसमें एक और नदी मिलती है, इसकी सहायक बन जाती है वो खूनीघाट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, टोंस की सहायक नदी खूनीघाट है। फिर यहाँ पे इसी नदी के किनारे एक धार्मिक स्थल है हमारा, जौनसार बाबर का जो धार्मिक स्थल है हनोल, जहाँ पे महासू देवता का मंदिर है। तो यहाँ पे ये पड़ता है। तो हनोल जो मंदिर है वो भी टोंस नदी के किनारे पे ही स्थित है। और फिर इससे और नीचे आएंगे हम थोड़ा, तो यहाँ पे त्यूनी एक बाजार पड़ता है, स्थान है। तो त्यूनी में यहाँ पे आराकोट क्षेत्र से, ठीक है, यहाँ पे एक पावर नदी, ठीक है, पावर नदी आती है। तो ये कहाँ पे मिलती है, त्यूनी में मिलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पावर नदी त्यूनी में। फिर इससे थोड़ा सा और आगे आते हैं हम, तो मोनागाड़ एक नदी है, छोटी सी गाड़ है। तो ये भी इसमें जो है मिल जाती है टोंस में। तो इस प्रकार से जब यहाँ पे मिलती है कालसी के पास में, ठीक है, कालसी से थोड़ा सा आगे डाकपत्र से पीछे कालसी के पास में, ये जो है इस यमुना नदी में, अब यहाँ से यमुना आ रही थी, यहाँ से टोंस आ रही थी। टोंस और यमुना आपस में कहाँ पे मिलती है, कालसी में मिलती है। और इस प्रकार से आगे यमुना नाम से चलती है। और इसी पे डाकपत्तर में एक बैराज बनाया गया है, ठीक है, यमुना नदी पे ही एक बैराज बनाया गया है डाकपत्तर में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे डाकपत्तर में बैराज बना है और यहीं से बैराज से ही एक शक्ति नहर निकाली गई है, इस तरफ वो शक्ति नहर। और आगे चल के ये पोंटा, ये जो नदी थी हमारी यमुना, ये पोंटा से होते हुए ऐसे जाती है और ढालीपुर से, लगभग उत्तराखंड से जो है ढालीपुर से बाहर को निकल जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि यमुना नदी राज्य से बाहर किस स्थान से जाती है, ढालीपुर से। और यहाँ पे ही आसन नदी एक आती है, वो भी जो है इसी नदी में मिल जाती है, हमारी यमुना नदी में। तो अभी तक हमने यमुना जो नदी तंत्र है उसमें क्या क्या देखा, ठीक है, इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो हमने देखा कि यहाँ से बंदरपूंज पर्वत जो यहाँ पे है, बंदरपूंज पर्वत, इस क्षेत्र से हमारी कौन सी नदी निकल रही है, यमुना नदी निकल रही है। और यमुनोत्री जो धाम है हमारा, यहाँ से निकल के खरसाली से होते हुए इसमें जो नदियाँ हैं, ऋषिगंगा, हनुमान घाट, मुगरा घाट, खतनू घाट, कृष्णा घाट, ठीक है, कमल नदी जो नौगांव में मिलती है, ये सारी की सारी सहायक नदियाँ होती है। जैसे बरनी घाट हो गया, यहाँ पे मिलती है, रिखनाड़ हो गया, फिर बद्रीघाट हो गया, फिर अगलाड़ हो गया, ठीक है, अगलाड़ तो थोड़ा नीचे मिलती है, बल्कि बद्रीघाट जो है नैनबाग में मिलती है, ठीक है, नैनबाग जो टिहरी में पड़ता है। फिर आगे चल के कालसी तक आती है। और इस तरफ से हमने देखा कि दो शाखाएं है इसकी, एक है रूपिन, ठीक है, एक तो है सुपिन, एक है रूपिन। रूपिन आती है हिमाचल वाले क्षेत्र से और सुपिन है हमारी जो स्वर्गारोहणी पर्वत है इस वाले क्षेत्र से, और नेटवाड़ में मिलती है। फिर इसे तमसा या टोंस नाम से जाना जाता है। फिर इसकी सहायक नदी खूनीघाट, पवार नदी, ठीक है, मोना घाट, ये सारी इसमें जो आगे जाके कालसी में ये दोनों नदियां मिलती है, यमुना और टोंस। और ये जो इसकी लंबाई कितनी है इधर की, टोंस जो नदी हमारी 148 किलोमीटर है यहाँ तक। फिर यहाँ पे डाकपत्तर बैराज बना हुआ है, शक्ति नहर निकाली गई है और इसमें आसन नदी भी जो है मिल जाती है यहाँ पे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में जो प्रमुख तथ्य है वो हम नीचे देखते हैं। अब हमने देखा कि जो यमुना नदी है वो महान हिमालय बंदरपूंज पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित जो यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री कांटा, यहाँ से निकलती है और राज्य की पश्चिमी सीमा बनाती है, ठीक है, राज्य की पश्चिमी सीमा बनाती है ना ये टोंस नदी। यमुना तो थोड़ा आगे नीचे मिलती है। और बंदरपूंज के 3 शिखर है, जो बंदरपूंज है इसके 3 शिखर है, यमुनोत्री कांटा, श्रीकंठ और बंदरपूंज शिखर, ठीक है। तो इसके 3 शिखर थे। पौराणिक जो मान्यता है वो बोला जाता है कि यमुना को जो है सूर्य की पुत्री बोला जाता है और यम की बहन बोला जाता है और कृष्ण की पटरानी बताया गया है। और इसका जो अन्य नाम भी मिलता है वो कालिंदी भी मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कालिंदी किसका अन्य नाम है, तो यमुना का जो नाम है वो कालिंदी भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं लंबाई इसकी। इसके राज्य के अंदर इसकी जो लंबाई थी 136 किलोमीटर है यमुना की। और जबकि यमुनोत्री के पास से प्रयागराज तक, जो यूपी में पड़ता है प्रयागराज, यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और राज्य में 136 किलोमीटर है। अब इसकी जो सहायक नदियाँ थी कौन कौन सी थी, जैसे हनुमान गंगा है, बनान घाट है, कमल घाट है, खतनू घाट है, ठीक है, खतनू बोलते हैं या ठीक है, खतनू घाट है, बरनी घाट है, अगलाड़ है, बद्री घाट है, मुगरा घाट है और गडोली घाट है। ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके बाद संगम हमने देखा कि लाखामंडल में जो है यमुना और रिखनार का संगम होता है। और खरसाली में, उत्तरकाशी खरसाली में यमुना में जो कौन सी नदी मिल रही थी, हनुमान गंगा मिल रही थी यहाँ पे, ठीक है। और कमल नदी का वरदान पुरला घाटी को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो लाल चावल होते हैं हमारे उसके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छी खेती होती है,
ठीक है, इसीलिए इसे जो है पुरुला को कमल नदी का वरदान बोला जाता है। फिर अगला है अगलाड़ नदी। यह जो है मोण मेले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? अगलाड़ नदी जो है मोण मेले के लिए प्रसिद्ध है और विकास नगर मार्ग में जो यमुना पुल के आसपास जो मिल जाती है नीचे आके। अब सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी टॉस, यमुना की। ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉस नदी है, जो कि कालसी के पास यमुना में मिलती है। और इसके बाद जो है रामपुर मंडी के आसपास जो है आसन नदी यमुना में मिलती है। तो जो आसन नदी थी वो रामपुर मंडी के आसपास में आसन इसमें मिलती है। और राज्य से निकास इसका जो है डालीपुर से होता है, देहरादून होते हुए डालीपुर से यहाँ से जो बाहर हो जाती है, यूपी में चली जाती है। फिर अगला जो हम देखते हैं वो है टोंस नदी उपप्रवाह क्षेत्र। ठीक है, अब हम देख रहे हैं टोंस नदी। टोंस नदी जो हमने इधर देखी थी, दो शाखाएं इसकी, उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत के स्वर्गारोहणी हिमनद से ये निकलती है सुपिन, ठीक है, जिसे उपजला भी बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश के से निकलने वाली है रूपिन, जिसे जला भी बोलते हैं। तो उपजला इसे सुपिन को और रूपिन को क्या बोलते हैं? जला। ये दोनों नदियां यहाँ से निकलती है। अब नेटवाड़, नेटवाड़ जो उत्तरकाशी में है, रूपिन और सुपिन का संगम मोरी नेटवाड़ क्षेत्र में होता है, मोरी के पास में, जिसे कुछ दूरी तक जो है तमसा नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से इसे जो है कुछ दूरी तक जो है तमसा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आती है पावर नदी या पवार नदी। ठीक है, ये उत्तरकाशी के आराकोट में बहने वाली पावर नदी टोंस की सहायक नदी है, जिसका संगम जो है त्यूनी में होता है। तो त्यूनी में ये नदी मिल जाती है और इसकी जो लंबाई है उत्तराखंड में, ठीक है, टोंस की, ये उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए आती है और 148 किलोमीटर आती है। इसके बाद जो कालसी और डाकपत्थर के बीच में यमुना में मिल जाती है। और सबसे अधिक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोंस नदी की घाटी जो है राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित नदी घाटी है। ठीक है, सबसे अधिक वन है, वनों से मतलब आच्छादित है ये। कितना है? 76% है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जो वन आच्छादित नदी घाटी है वो कौन सी है? टोंस नदी घाटी है। और इसकी अन्य जो सहायक नदियां हैं वो है खूनीगाड़ और मोनागाड़। ठीक है, तो ये आप दोनों ध्यान रखेंगे, टोंस की सहायक नदी है। फिर अगला है दोस्तों, अगली है काली नदी, या जिसे शारदा नदी भी बोला जाता है। ठीक है, अब काली नदी के बारे में हम देखेंगे। तो काली जो नदी है ये लिपुलेख दर्रा, आपने देखा होगा लिपुलेख दर्रा जो यहाँ पे नेपाल के पास में, ठीक है, और पिथौरागढ़ का जो है हिस्सा यहाँ पे नेपाल के पास में काला पानी क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ से ये नदी निकलती है और ब्यास आश्रम, यहाँ पे ही ब्यास आश्रम है, यहाँ से नीचे होते हुए गुंजी नामक स्थान पे आ जाती है। अब गुंजी के पास जो है इसकी एक सहायक नदी मिलती है, जैसे जासकर श्रेणी है ना इधर वो, तो लंपियादुरा जो है इधर इस क्षेत्र से कुटी आंगटी नदी, ठीक है, कुटी आंगटी नदी यहाँ से जो है निकलती है और ये जो है गुंजी में काली नदी से मिलती है। अब जो कुटी आंगटी नदी है इसकी सहायक नदी है संगचुंगना, निरकुट और थुमका नदी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, थुमका नदी, निरकुट नदी और संगचुंगना या संगचुंगना इसे बोलते हैं, इसकी जो है सहायक नदी आई है। ठीक है, किसकी? कुटियांगटी की। और कुटियांगटी खुद किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक। तो ये गुंजी में आपसे मिलती है, ठीक है, आपस में मिलती है। तो ये इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगली नदी आ रही है, फिर इसके बाद आगे चल के ये सियालपत है, जिसे खेला या तवा घाट बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है खेला या तवा घाट। खेला या तवा घाट यहाँ पे स्थान पड़ता है आपका। ठीक है, यहाँ पे स्थान है ये खेला या तवा घाट। यहाँ पे जो है एक नदी मिलती है, पूर्वी धौली गंगा नदी। ठीक है, और ये कहाँ से निकल रही है? गुवान खान ग्लेशियर यहाँ से। अब जो पूर्वी धौली गंगा नदी है ये आगे चल के यहाँ पे खेला या तवा घाट में मिल जाती है। इतना आप पहले ध्यान रखेंगे, पहले मेन नदी ध्यान रखनी है ना। जैसे काला पानी से निकली भाई काली नदी गुंजी में कौन सी नदी मिली? कुटियांगटी। फिर खेला में आई, खेला में कौन सी नदी मिली? धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा। तो पूर्वी धौली गंगा यहाँ पे मिली। अब हम देखेंगे पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां। जो नानदारमा है ये इसकी सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा की। लिस्सर है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तेंजाम में मिलती है। फिर यहाँ पे है कुंचुतिंज, ठीक है, ये नदी भी इसकी सहायक नदी है। सेलियांगटी ये भी इसकी सहायक नदी है। तो पहले मेन मुख्य नदी याद करो और फिर सहायक नदियां उसकी याद करो। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे पूर्वी धौली गंगा है उसको भी हम नीचे देखेंगे। ठीक है, माना हम पूर्वी धौली गंगा जो पढ़ रहे हैं इसको हम और विस्तार से नीचे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी सहायक नदी है ना यहाँ पे, तो इस यहाँ पे भी देख लेते हैं तो और अच्छे से याद रहेगा हमें। फिर आगे चल के काली नदी आती है और जौलजीबी नामक स्थान आता है, जौलजीबी। अब जौलजीबी में हमारी जो नदी आती है वो कौन सी नदी आती है? यहाँ पे है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर से आती है गौरी,
गौरी नदी, ठीक है, गौरी नदी जिसे बोलते हैं। अब ये गौरी नदी यहाँ पे जौल जीबी में जो है यहाँ से काली में मिलती है। अब जो गौरी गंगा है या गौरी नदी जिसे बोल रहे हैं हम, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? सुनकल्पा, एक तो ये है, ठीक है। इधर आती है रमल घाट, ठीक है, रमल घाट भी है। गोनका घाट, ये भी इसकी सहायक नदी है। मतकानी घाट, ये भी इसकी सहायक नदी है। जिम्बा गदेरा जो एक नदी आती है, ये भी इसकी सहायक नदी है। और तब जाके यहाँ पे जो है जौल जीबी में मिल जाती है, ठीक है। अभी तक हमने 3 प्रमुख नदियां देख ली। 3 प्रमुख नदियां हमने कौन कौन सी देख ली, उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो हमने देखी यहाँ पे गुंजी में कौन सी मिल रही? कुटियांगटी, ठीक है। अब हमने देखा खेला में या तवा घाट में कौन सी नदी मिल रही है? पूर्वी धौली गंगा। फिर हमने देखा जौल जीबी में कौन सी नदी मिल रही है? गौरी गंगा, ठीक है, गौरी नदी। अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ठीक है, काली नदी और आगे चलते हुए आ रही है पंचेश्वर में, ठीक है। पंचेश्वर में अब कौन कौन सी नदी मिलने वाली है? पंचेश्वर में यहाँ पे हम आ जाते हैं बागेश्वर वाले क्षेत्र में, सरमूल पहाड़ी, यहाँ पे सरमूल झुंटी, यहाँ से निकलती है सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी जो है ये होते हुए आती बागेश्वर होते हुए, ठीक है, काकरी घाट होते हुए, रामेश्वर होते हुए सीधी पंचेश्वर में। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि पंचेश्वर में कौन सी नदी मिल रही है? तो सरयू नदी इसकी मुख्य नदी है, ये सहायक नदी है, तो ये यहाँ पे मिलती है, ठीक है, सरयू नदी, ठीक है। अब हम देखते हैं सरयू की सहायक नदियां। तो सबसे पहले सरयू में लाहौर एक नदी है यहाँ पे, और पुंगर एक नदी है, ये भी मिलती है, ठीक है। फिर बागेश्वर में यहाँ पे डोबरा श्रेणी क्षेत्र में बागेश्वर में जो एक गोमती नदी आती है इस क्षेत्र से। गोमती नदी भी बैजनाथ से होते हुए आती है, बैजनाथ के पास से, और बैजनाथ में भी गोमती की एक सहायक नदी आती है गरुड़ गंगा, ठीक है। तो ये आपस में जब मिलती है तब जाके बागेश्वर में इसमें जो है सरयू में मिलती है, ठीक है। थोड़ा दोस्तों कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारी नदियां आ गई है इस वाले तंत्र में, तो इनको भी हम और नीचे विस्तार से पढ़ेंगे एक एक नदी तंत्र को, ठीक है। जैसे ये सरयू आ गई तो सरयू को एक बार से फिर से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी सहायक नदी हम देख लेते हैं तो और अच्छे से बाद में समझ आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सरयू नदी है इसकी मुख्य जो सहायक नदी है काली की। अब सरयू में मेन जो कौन सी नदी आती है? एक तो गोमती नदी आती है, ये हमने पढ़ ली, ठीक है। गोमती डोबरा श्रेणी से वैजनाथ होते हुए, और इसी गोमती नदी में गरुड़ गंगा आती है, और ये बागेश्वर में जो आपस में मिल जाती है, ठीक है। अब आपसे पूछा भी जा सकता है बागेश्वर में किन किन नदियों का संगम होता है? एक तो सरयू, एक गोमती, सिंपल सा हो गया ना। बागेश्वर में किन 2 नदियों का संगम होता है? सरयू और गोमती नदी का। फिर आगे चलते हैं हम, और फिर आता है काकरी घाट, ठीक है। काकरी घाट में हम देखते हैं यहाँ पे पनार नदी है एक, ठीक है, ये पनार नदी है, ये जो है निकलती है यहाँ से और काकरी घाट में मिलती है। तो पनार नदी और सिमल घाट, ठीक है, ये आपस में मिलती है, और घाट के लिए भी इसकी सहायक नदी होती है। तो सिमल घाट जो नदी है यहाँ पे काकरी घाट में मिलती है, इतना आपने ध्यान रखना है। अब रामेश्वर स्थान जो था यहाँ पे, रामेश्वर स्थान है यहाँ पे, ठीक है, सरयू नदी आगे चल के आ रही रामेश्वर में। अब रामेश्वर में एक और मुख्य नदी आती है, वो है पूर्वी रामगंगा, ठीक है, पूर्वी रामगंगा नदी। पूर्वी रामगंगा नदी जो है नामिक हिमनद है, यहाँ पे ग्लेशियर है, नामिक से ये नदी निकलती है, और ये जो है रामेश्वरम में मिलती है, रामेश्वर में मिलती है, और रामेश्वर से आगे चल के जब ये मतलब सरयू में मिल जाती है ना, तो ये पंचेश्वर में यहाँ पे मिलती है। तो पूर्वी गंगा की भी, पूर्वी जो रामगंगा है इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? जैसे पोंटिंग इसकी सहायक नदी है, गरगतिया घाट है इसकी सहायक नदी है, बेरल घाट है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। जो काला पानी घाट है ये भी इसकी सहायक नदी है, और भुजपत्री घाट भी इसकी सहायक नदी है। तो इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अब जब पंचेश्वर से भी नीचे आते हैं तो गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान है, यहाँ पे जो एबट माउंट है ना लोहा चंपावत में, यहाँ से एक लोहावती नदी निकलती है, और ये जो है गढ़मुक्तेश्वर में मिलती है, ठीक है, किससे? काली से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो है वो है चूका, ठीक है, चंपावत में पड़ता है। यहाँ पे एक जो नदी मिलती है वो मिलती है हमारी लदिया, ठीक है, लदिया नदी। और ये कहाँ से निकली? जो गजार क्षेत्र है ना, यहाँ पे गजार क्षेत्र से लदिया नदी निकलती है, और मीठा रीटा साइड से होते हुए चूका में मिलती है। अब इसकी भी, लदिया की भी सहायक नदी है कोयराला नदी, और रठिया नदी या राठिया जिसे बोलते हैं। तो राठिया नदी या फिर कोयराला नदी भी लदिया की ही क्या है? सहायक नदी है, ये चूका में मिलती है। और आगे यहाँ से चूका से आगे जो है चंपावत से ये शारदा नाम से आगे बहती है काली। तो ये था दोस्तों आपकी काली नदी। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा बड़ा, ठीक है। इसमें मेन हम देखते हैं मुख्य रूप से कौन कौन सी नदी मिली। जब यहाँ से ये जो नदी है लिपुलेख दर्रे से, काला पानी क्षेत्र से काली नदी निकली। गुंजी में कौन सी? कुटियांगटी, ठीक है, कुटियांगटी नदी मिली। फिर यहाँ पे खेला तवा घाट में पूर्वी धौली गंगा,
ठीक है, पूर्वी धौली गंगा मिलती है खेला है तवाघाट या फिर स्यालपत में। फिर जौल जीपी में कौन सी नदी मिलती है, गौरी नदी मिलती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पंचेश्वर में कौन सी नदी मिलती है, हमारी सरयू नदी मिलती है, सरयू नदी है ना पंचेश्वर में, ठीक है, सरयू नदी। गढ़मुक्तेश्वर में कौन सी नदी मिलती है, लोहावती नदी। चूका में कौन सी नदी मिलती है, लदिया नदी। अब थोड़ा यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे 2-3 नदियाँ आ रही है ना इंपॉर्टेंट। जो पंचेश्वर में सरयू नदी मिल रही थी, इसकी भी अन्य सहायक नदी मिल जाती है हमारी, जैसे गोमती नदी बैजनाथ से होते हुए, इसकी भी एक सहायक नदी गरुड़ गंगा। तो ये जो गोमती नदी है बागेश्वर में मिल जाती है, तो बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे रामेश्वर में क्या हो जाता है, सरयू आगे बढ़ती है और रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा आती है, ठीक है, ये रामेश्वर में मिलती है। रामेश्वर में जो और पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है पोंटिंग, कालापानी घाट, गरतलिया घाट, बेरल घाट, भुजपत्री घाट, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, कुछ तो थोड़ा बहुत तो बैठा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, ये हमने छोड़ी तो नहीं अभी पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं एक बार। ये जो नांदारमा है, लिस्सर है, तेंजाम है, सेलियांगटी है, कुचुतिंज है, ठीक है, ये सारी की सारी पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, छोड़ी नहीं हमने, सारी पढ़ ली है। तो इसके बारे में हम नीचे विस्तार से देखते हैं एक बार फिर से, चलिए, ठीक है। तो काली नदी का उद्गम है सबसे पूर्वी सिरे में जाकर जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल में लिपुलेख के पास जो काला पानी स्थान है, एक ब्यास आश्रम है, यहाँ से ये नदी निकलती है। और पौराणिक नाम इसके स्कंद पुराण में जैसे इसे श्यामा नदी बोला जाता था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। पौराणिक रूप से इसका जो जल है वो पवित्र नहीं माना गया, ठीक है, काली नदी का पवित्र नहीं माना गया है। और कुमाऊं में कहावत है कि काली में जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। तो काली नदी का बहाव भी काफी तेज है, क्योंकि जो बोला जाता है इसमें चला गया वो जो है मर ही जाता है, ठीक है, मर जाता है वो, क्योंकि एक तो तेज ही बहाव है तो पार ही नहीं कर पाते, एक पानी बहुत ज्यादा आता है उसमें, ठीक है। तो इसमें इसलिए कहावत प्रसिद्ध हो जाती है। फिर दूसरा क्या है कि इसकी जो लंबाई है वो काला पानी से जहाँ से निकलती है और टनकपुर तक इसकी जो लंबाई है वो 252 किलोमीटर है, जो कि राज्य की सबसे लंबी नदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली नदी। अब सीमा निर्धारण जो है ये काकागिरी पर्वत के समांतर भारत और नेपाल की सीमा जो है बनाती है। तो पूर्व की तरफ कौन सा देश है, नेपाल देश है, ठीक है, नेपाल देश है। और पश्चिम में हमारा उत्तराखंड या भारत देश है, ठीक है। तो ये हमारी सीमा बनाता है यहाँ पे भारत और नेपाल की, या फिर उत्तराखंड नेपाल की आप कह सकते हैं। प्रारंभिक सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी, कुठियांगटी जो हमने देखा है, ठीक है, जो लंबियादुरा से निकलती है। और कुठियांगटी की भी सहायक नदी थी थुमका और संगचुमना, इसकी सहायक नदी थी। और शारदा नदी, जो शारदा नदी है ये जो नाम क्यों पड़ा है इसका, चंपावत के पूर्णागिरी तीर्थ से होकर टनकपुर के पास जो भरमदेव मंडी है, ठीक है, टनकपुर के पास चंपावत में भरमदेव मंडी से ये शारदा नदी के नाम से जो है नेपाल में प्रवेश करती है पहले, ठीक है। तो नेपाल में किस नाम से जाती है, शारदा नाम से जाती है। और नेपाल में यह करनाली से मिलती है, जो करनाली नदी है वहां से इसमें मिलती है। और बहराइच यूपी में जो घाघरा और मतलब घाघरा और करनाली के संगम से जो है सरयू नाम से आगे जाती है, ठीक है। और आगे बढ़कर जो है अयोध्या होते हुए जो गंगा में मिल जाती है सरयू नाम से। तो ये सारे फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा इसे। अब काली नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी जो हमने देखी थी नीचे, जैसे पूर्वी धौली गंगा है, लिस्सर और दारमा नदी के मिलन से बनती है, ठीक है। कौन सी, पूर्वी धौली, लिस्सर और दारमा। और ये खेला तवा घाट नामक स्थान पे जो काली के दाहिने ओर से इसकी सहायक नदियां सेलियांगटी और नदारद है। तो एक बार देख लेते हैं ऊपर, हमने अभी तो पढ़ा था ना पूर्वी धौली गंगा, ये इस नदी की बात हो रही है, पूर्वी धौली गंगा नदी है। जैसे नदारद, लिस्सर, ये जो बता रहे हैं ना सेलियांगटी, ये सारी यहाँ पे खेला नामक स्थान पे मिल रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली नदी है वो है गौरी गंगा, ठीक है। गौरी गंगा जोहार क्षेत्र के मिलम हिमनद से निकलती है और 104 किलोमीटर, और ये झोलजीबी के पास जो है दाईं ओर से काली नदी में मिलती है। देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। कौन सी, गौरी गंगा, ये हिमनद यहाँ से मिलती है मिलम हिमनद से, और इस प्रकार से यहाँ पे जो है झोलजीबी में मिल रही है, ठीक है। इसके बाद जो अगली नदी है वो कौन सी है, लदिया नदी। इसको उत्तराखंड की अंतिम नदी भी बोला जाता है, जो काली की सहायक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, लदिया नदी जो है उत्तराखंड की अंतिम नदी है, और यह जो है गजार नामक स्थान से निकलती है और मीठा रीठा साहिब चंपावत में जो है राठिया नदी के संगम बनाती है, राठिया नदी में। तो ये राठिया नदी में मिल जाती है लदिया, और कोइराला नदी इसकी सहायक नदी है। तो ये आप ध्यान रखें, एक बार मैप में भी देख लेते हैं फिर से, ठीक है। ये वाली जो नदी है सरयू, यहाँ से बागेश्वर होते हुए इस प्रकार से ये आगे जाके मिलती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, सॉरी ये नीचे वाली, ठीक है, जो लदिया नदी है ना, ये वाली, ये
लदिया नदी यहाँ पे कोइराला इसकी सहायक नदी है, कजार क्षेत्र से मिलती है, रीठा मीठा साहिब से निकलती है और रठिया नदी भी इसकी सहायक नदी है, चूखा में आपस में मिलती है। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं काली और उसकी जो सहायक नदियां हैं कहाँ कहाँ पे संगम बना रही है, तो इनके बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो जैसे गुंजी है पिथौरागढ़ का, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो काली में यहाँ पे कुटी यांगटी नदी मिल रही है जो सबसे पहले मिल रही थी ऊपर गुंजी में। ठीक है, इंपोर्टेंट है। काली और पूर्वी धौली गंगा कहाँ पे, खेल गांव या तवा घाट जो हमने देखा था। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा ये भी। और फिर है काली में जो कटीपानी गाड़ है तालेश्वर में, ये मिलती है तालेश्वर में। फिर काली और गौरी का जो संगम है वो जौलजीबी में होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जौलजीबी में होता है। और काली और सरयू नदी जो है पंचेश्वर चंपावत में मिलती है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, काली और सरयू कहाँ पे मिलती है, पंचेश्वर में। और काली और लोहावती जो है गढ़मुक्तेश्वर चंपावत में मिलती है। और काली और लदिया ये चूका में मिलती है। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आती है हमारी सरयू नदी उप प्रवाह तंत्र। ठीक है, इसी में हमने पढ़ा है, बस हमने नीचे इसके बारे में देखना है कि क्या कोई अन्य फैक्ट तो नहीं, अन्य चीज तो नहीं हमें मिलने वाली इसमें। तो विशेषता क्या है, काली नदी की सबसे सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है सरयू। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे, जिसे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी माना जाता है भाई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी है और सबसे ज्यादा जलराशि भी देती है काली को। ठीक है, सबसे बड़ी हुई ना एक तरीके से। और उद्गम और लंबाई इसकी, तो सरमूल झुंडी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र सरमूल झुंडी यहाँ से निकलती है और 146 किलोमीटर बहने के बाद जो है पंचेश्वर में काली नदी से ये मिलती है। ठीक है, पंचेश्वर में काली नदी से मिलेगी। अब बॉर्डर, ये जो पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत ये इनका भी बॉर्डर बनाती है। ठीक है, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा का और पिथौरागढ़ और चंपावत का भी ये बॉर्डर बनाती है, कौन सी, सरयू नदी। अब पौराणिक नाम इसके क्या क्या मिलते हैं, रामचरितमानस में इसका जो नाम मिलता है वो मानस नंदिनी कहा जाता है इसे, सरयू को। ठीक है, इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, रामचरितमानस में मानस नंदिनी कहा जाता है। और इसे जो है सरजू या फिर सरबू ये दो नाम भी देखने को मिलते हैं। और ये राज्य में एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा सरयू नदी के बारे में। फिर अगली जो नदी है गोमती नदी है, बागेश्वर के डोबरा श्रेणी के भटकोट नामक स्थान से निकलती है गोमती। और इस नदी घाटी को कत्यूरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बैजनाथ बैराज में जो है इससे गरुड़ गंगा मिल जाती है। ठीक है, तो दो तीन फैक्ट है इसमें, ये आप ध्यान रखेंगे कि गोमती नदी बागेश्वर के डेबरा श्रेणी भटकोट नामक स्थान से निकलती है और इस नदी घाटी को जो है कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बैजनाथ बैराज में इसमें क्या है, गरुड़ गंगा नदी मिलती है। एक बार मैप में भी देख लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं गोमती नदी को, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सी नदी यहाँ पे, डेवरा श्रेणी गोमती नदी यहाँ से बैजनाथ क्षेत्र से गरुड़ गंगा इसमें मिलती है और बागेश्वर में ये मिल जाती है। तो इसको जो बैजनाथ घाटी क्षेत्र बोला जाता है जहाँ पे बहती है इस क्षेत्र में। ठीक है, अब अगली जो नदी है हमारी, ठीक है, वो उसकी ओर बढ़ते हैं हम, जैसे पूर्वी रामगंगा नदी। पूर्वी रामगंगा जो पिथौरागढ़ के नामिक हिमनद और पोंटी हिमनद से निकलती है, दोनों से। और 108 किलोमीटर बहते हुए रामेश्वर तीर्थ में सरयू में मिल जाती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी है भुजपत्री घाट और कालापानी घाट और बेरल घाट, ये इसकी सहायक नदी है। फिर यहाँ पे कुछ संगम भी दिए गए हैं सरयू में, जो कौन कौन सी मिलती है। जैसे सरयू में जो गोमती नदी मिलती है वो बागेश्वर में मिलती है, जैसे हमने देखा था अभी बागनाथ मंदिर के पास। और सरयू नदी में अगर पनार नदी मिलती है तो काकरी घाट के पास में मिलती है। और सरयू नदी में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है, रामेश्वर जो तीर्थ है पिथौरागढ़ में वहां पे मिलती है। सरयू नदी प्लस पूर्वी रामगंगा रामेश्वर तीर्थ के पास। और सरयू नदी में जो है खीर गंगा नदी मिलती है कपकोट बागेश्वर में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, कपकोट बागेश्वर में खीर गंगा नदी मिलती है। पूर्वी गंगा नदी यहाँ पे रामेश्वर तीर्थ में मिलती है और पनार नदी यहाँ पे मिलती है। तो इतना सा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है एक और नदी यहाँ पे बचती है हमारी लास्ट। ठीक है, इसमें जैसे मंदाकिनी नदी है, वैसे तो अपने पढ़ा है पर थोड़ा और विस्तार से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मंदाकिनी नदी जो है बंद्रान श्रेणी, यहाँ पे जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर है ना केदारनाथ से आगे। ठीक है, यहाँ से ये नदी निकलती है मंदाकिनी नदी, और फिर यहाँ पे केदारनाथ मंदिर आ जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ से इस साइड से निकलते हुए
फिर यहाँ पे गौरीकुंड है, फिर यहाँ पे सोनप्रयाग आता है। तो सोनप्रयाग में यहाँ पे वासुकी ताल क्षेत्र से एक नदी आती है, सोन गंगा इसे बोलते हैं, वासुकी। ये जो है यहाँ पे ये संगम बनाती है सोनप्रयाग में। तो मंदाकिनी से सोनप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? सोन गंगा मिलती है। और फिर यहाँ से इस क्षेत्र से एक मधुगंगा मिलती है कालीमठ में, ठीक है। मधुगंगा नदी निकलती है यहाँ से और ये कालीमठ में मिलती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा है ब्यूंगाड, इसके नीचे यहाँ पे एक ब्यूंगाड नदी है, ये मिलती है। और फिर एक है यहाँ पे रावण गंगा, ठीक है, रावण गंगा जो हमने देखा था ना अभी कि मंदाकिनी की सहायक नदी है। तो रावण गंगा ये कुंड नामक स्थान पे यहाँ पे मिलती है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इधर से आता है काकड़ा घाट, काकड़ा घाट भी इसकी सहायक नदी है और काकड़ा स्थान पड़ता है यहाँ पे मिलती है। और एक है लणघाट नदी, ये जो है बेडू बगड़ क्षेत्र में मिलती है। दोस्तों ये जो मतलब छोटी छोटी घाट है, छोटी छोटी नदियां हैं, वो भी इसमें दर्शाई गई है। तो मुख्यतः जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आप रावण गंगा भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, सोन गंगा रख सकते हैं क्योंकि सोन प्रयाग में मिल रही है। मधु गंगा रख सकते हैं, कालीमठ में मिल रही है, ठीक है, कालीमठ क्योंकि प्रसिद्ध स्थान है ना। और जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध नदियां हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं। तो बेडू बगड़ में लणघाट नदी मिलती है और अगस्त मुनि में जो है धूलगाड़ नदी मिलती है, ठीक है, मंदाकिनी की सहायक नदियां। और कोटी प्रयाग आता है एक आगे, और फिर एक सूर्य प्रयाग भी आगे आता है तिलवाड़ा क्षेत्र में, और यहाँ पे जो है लस्तर नदी मिलती है सूर्य प्रयाग में। फिर आगे चल के हम देखते हैं यहाँ पे वो आता है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में हमें पता है कि रुद्रप्रयाग में इधर से कौन सी नदी मिलती है? रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है। और फिर आगे ये किस नाम से जाता है? अलकनंदा नदी से श्रीनगर से होते हुए ये ऐसे बढ़ती है और देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में हमें पता है इधर से कौन सी नदी आ रही थी? भागीरथी नदी। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलती है। फिर इसके बाद जो है आगे ये बहती जाती है गंगा नाम से। तो ये था आपका मंदाकिनी नदी। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं पहले पश्चिमी रामगंगा नदी उपवा तंत्र के बारे में। जो पश्चिमी रामगंगा नदी है, इसका जो उद्गम है वो दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी के कार्बेट नेशनल पार्क होते हुए, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा की हम बात कर रहे हैं। दूधातोली श्रेणी है जो उसके पूर्वी ढाल से निकलती है, ठीक है। दूधातोली श्रेणी इसके इस वाले क्षेत्र से निकलती है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? चमोली में, फिर अल्मोड़ा में, फिर पौड़ी में। और पौड़ी के जब नीचे आती है तो कॉर्बेट नेशनल पार्क होते हुए 155 किलोमीटर बहने के बाद पौड़ी के कालागढ़ जो स्थान है यहाँ पे, कालागढ़ में, यहाँ पे जो है राज्य से बाहर हो जाती है, फिर यूपी में चली जाती है, कन्नौज यूपी में जो है गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा भी जाता है कि कॉर्बेट में कौन सी नदी बहती है, ठीक है, कॉर्बेट के बीचों बीच, तो यही वो नदी है। अभी कुछ समय पहले ही प्रश्न बना था, तो पश्चिमी रामगंगा नदी है। और इसकी जो अन्य यहाँ पे और नदियां हैं, जैसे स्कंद पुराण में इसे पश्चिमी रामगंगा को राटवाहिनी नदी कहा जाता था, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इतिहास में यही वो नदी है जहाँ पे जिसके सीमा के लिए जो चंद और परमार आपस में जो युद्ध करते थे, ठीक है, युद्धरत थे, तो यही वो नदी है पश्चिमी रामगंगा नदी। फिर इसकी सहायक नदियां आती हैं कुछ, जैसे बिरमा, गगास, विनो, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। और भिक्यासैन, अल्मोड़ा में जो इसे गगास नदी मिलती है, ठीक है। और कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में एक प्लेन नदी आती है, ठीक है, प्लेन क्षेत्र है, वहाँ पे प्लेन नदी बोलते हैं, ये इससे मिलती है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और खो नदी कोटद्वार क्षेत्र से बहने वाली खो नदी बिजनौर यूपी में पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आती है ढेला नदी। ढेला नदी जो है रामनगर और काशीपुर क्षेत्र से बहते हुए उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ढेला जो नदी है रामनगर और काशीपुर क्षेत्र से बहते हुए उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है। और गोला नदी है जिसे गार्गी नदी बोलते हैं, नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। और 102 किलोमीटर के बाद, ठीक है, इसके बहने के बाद जो है उधम सिंह नगर के किच्छा के पास जो है राज्य से बाहर होकर बरेली क्षेत्र के रामगंगा में मिल जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला आता है कोसी नदी उपप्रवाह तंत्र, ठीक है, कोसी नदी। अब पुराना में इसे जो है कोशिकी या फिर कोसिला नदी बोला गया। अब ये जो नदी है ये कोसानी के पास जो है धार से निकलती है, ठीक है, कोसी नदी। अब प्रवाह और लंबाई की बात करें तो ये अल्मोड़ा से नैनीताल, ठीक है, नैनीताल से उधम सिंह नगर होते हुए 168 किलोमीटर बहने के बाद सुल्तानपुर में राज्य से बाहर हो जाती है, यूपी में चली जाती है। और रामनगर के बाद जो मैदान में प्रवेश कर जाती है रामनगर के बाद, ठीक है, नैनीताल रामनगर के बाद। और उत्तर प्रदेश में जो रामपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रामपुर में जो है पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है।
अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है धान का कटोरा बोला जाता है, ठीक है। कोसी नदी की जो सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा बोला जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस नदी से सिंचाई इतनी होती है कि यहाँ पे धान की खेती करी जाती है अच्छी खासी, तो इसलिए इसे जो है धान का कटोरा बोला जाता है। सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां है भाई सुयाल नदी, ठीक है, जो लाखों गुफा है ना हमारी, उसके बाएं बाएं क्षेत्र से बहती है, चौसिला चोपड़ा यहाँ पे मिलती है इससे। और अन्य जो सहायक नदी है कालराऊ, सरोद, सुमाली घाट, मिनोल घाट, इंपॉर्टेंट है नहीं इतनी, ठीक है, तो आप वही ध्यान रखेंगे, वही बहुत है। नैनीताल में कुछ नदियां आती है, जैसे दाबका नदी है, नैनीताल के गर्म पानी स्थान से निकलती है और उधम सिंह नगर के बाजपुर से जो है बाहर चली जाती है राज्य, ठीक है। बाकरा नदी है, दाबका के समांतर ये निकलती है, जहाँ से दाबका निकलती है उसके समांतर समांतर, और खानपुर में राज्य से बाहर हो जाती है। इस नदी पर जो है गुलर भोज में हरिपुरा जलाशय बना हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है हरिपुरा जलाशय किस नदी पे है, तो बाकरा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। फिर आता है देहोआ नदी, ये गोला नदी के पूर्वी समांतर ही बहती है और उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है, गोला नदी। नंदौर नदी आती है, नैनीताल के चोर गलियां के पास से निकलती है और उधम सिंह नगर और नैनीताल का बॉर्डर पर स्थित है ये। यहाँ पे ही एक बांध भी हमारा बनता है, नानक सागर बांध, किस नदी पे? नंदौर नदी पे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है नानक सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? नंदौर नदी पे, ठीक है। फिर अगली जो नदी आती है बलिया नदी, नैनीताल के नैना झील के दक्षिणी पूर्वी सिरे से निकलती है, ठीक है। बलिया नदी जो है नैनीताल के नैना झील, जो है हमारी नैना झील है ना, उसके दक्षिणी पूर्वी सिरे से ये निकलती है और जो कि गोला नदी में जो है अपना पानी ढालती है, ये मतलब गोला नदी में मिल जाती है, ठीक है, इतना सा आप ध्यान रखेंगे। फिर देहरादून क्षेत्र की प्रमुख कुछ नदियां हैं, जैसे सोंग नदी आती है हमारी, धून घाटी की सबसे प्रमुख नदी है ये, और सुरकंडा से निकलकर ये जो है रायवाला के पास जो है गंगा में मिल जाती है, कौन सी? सोंग नदी, ठीक है, एक तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिर सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल, जो सहस्त्रधारा क्षेत्र है, सोंग नदी की सहायक नदी है एक वाल्दी नदी, इसके तट पर स्थित है ये। तो आपसे पूछा जाएंगे वहां पे कौन सी नदी बहती है सहस्त्रधारा में? वाल्दी नदी। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं सिसवा या फिर विद्यनारो, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और सोंग की सहायक नदी कौन सी थी? वाल्दी, ठीक है। अब रिस्मना या जिसे ऋषिपर्णा भी बोला जाता है या बिंदाल नदी बोला जाता है, ये देहरादून के मध्य में बहती है और ये जो नदी है सिसवा की सहायक नदी है, ठीक है, ये सहायक नदियां हैं सिसवा की, रिस्पना, बिंदाल, ये सारी। और अन्य जो नदियां हैं यहाँ पे, जैसे झाकन नदी, दुल्हनी नदी या फिर नून नदी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब नदी तंत्र से संबंधित कुछ विविध महत्वपूर्ण तथ्य है, बस दोस्तों खत्म होने ही वाली है, क्लास थोड़ा लंबी हो गई है लेकिन बस थोड़ा सा ही रह गया। नदी तंत्र से संबंधित जो विविध तथ्य है वो हम देखते हैं, जैसे उत्तराखंड में लघु या मध्य हिमाचल जो श्रेणी है, हिमालय श्रेणी है, ठीक है, यहाँ से जैसे सरयू जो नदी है, नयार नदी है, पश्चिमी रामगंगा नदी है, ठीक है, लदिया नदी है, आटागाड़ नदी है, सारे के सारे निकलती है। तो उत्तराखंड में जो लघु या फिर मध्य हिमालय से, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय से जो निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है, जैसे सरयू है, नयार है, पश्चिमी रामगंगा है, लदिया है या फिर आटागाड़ नदी है, ये यहाँ से निकलती है। फिर वन क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें अगर नदी बेसिन में, तो राज्य में जो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है टोंस नदी का है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा नदी वाले क्षेत्र में वन है ना, वो टोंस में है 76%। इसके बाद जो है कोसी में है 69, फिर यमुना में है 56% और काली नदी में 45%। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका क्रम, ठीक है, इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तुमड़िया डैम जो है काशीपुर का जो तुमड़िया डैम है फीका नदी पर बना हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। बेगुल बांध है सितारगंज में, सुकली और बेगुल नदी पर बना हुआ है। और पनार नदी जो है अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, ये सारे जिलों का सीमांकन करती हुई जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है, सिमलगाड़ और गाड़गिल नदी। और लोहाती नदी है चंपावत में बहने वाली ये नदी है, 3 धाराओं में मिलकर बहती है। कोयराला नदी है चंपावत के कोटा गांव में बहती है। हरिद्वार में जैसे पीली या फिर कोटावली नदी है, छोटी छोटी नदियां हैं, सारी दे रखी इसमें, पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखना, ठीक है। और सूखी नदी देहरादून हरिद्वार क्षेत्र में बहती है। शंभू नदी बागेश्वर से निकलती है और चमोली में जो है पिंडर नदी से मिलती है ये, ठीक है। शंभू नदी, गिरती नदी जो है पिथौरागढ़ से निकलती है और गढ़वाल की ओर बहती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं। अब स्थानीय
और भौगोलिक शब्दावली यहाँ से बन सकते हैं। एक दो फैक्ट है इसमें आप ध्यान रखना, जैसे गॉर्ज या कंदरा किसे बोलते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्रवणों में नदी का वेग तीव्र होने से जो है ना गहरा बन जाता है। जैसे ये नदी आ रही है तो ये गहरा हो जाता है ना ये, ठीक है ऐसे। तो लेकिन चौड़ाई क्या है इसकी कम होती है, ये जो चौड़ाई है ना ये कम होती है। ऐसी घाटियों को गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी घाटियों को क्या बोला जाता है, गॉर्ज। और मंगाल नदी विशेषकर गंगा तथा उनकी शाखाओं के लिए प्रयुक्त होता है मंगाल, ठीक है ये। और गदेरा या गदना किसे बोलते हैं, पहाड़ी नालों को बोलते हैं। और चौबडला किसे बोलते हैं, जमीन से रिसते हुए पानी से बने हुए छोटे छोटे, जैसे यहाँ से रिस गया और यहाँ पे वो बन जाता है ना, क्या वो गड्ढे बन जाते हैं ऐसे, छोटे छोटे जो गड्ढे बनते हैं, ठीक है। पानी रिस रहा, छोटे छोटे गड्ढे बन रहे, तो उसे चौबडला बोलते हैं। और छोया बोलते हैं बरसाती पानी का स्रोत, जो बरसात में पानी आता है उसका जो स्रोत है ना, छोया बोलते हैं। और नवालो या नौल बोलते हैं पानी का कुंड, जिसमें नीचे से प्राकृतिक पानी आता है, ठीक है। नौला या नौला बोलते हैं। पणधार बोलते हैं, जो पणधार या बंधार जिसे बोलते हैं, पानी की धार जो छत या मकान से नहीं टपकती, जैसे हमारे छत मकान होते हैं बने हुए, यहाँ से जो पानी नीचे टपकता है ऐसे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं क्या, पणधार या फिर बंधार। और मंगरा या धार किसे बोलते हैं, प्राकृतिक प्राणी का स्रोत या पनघट जिसे बोलते हैं, जो प्राकृतिक रूप से होता है ना स्रोत वगैरह हमारे, तो उसे मंगरा या धार बोलते हैं, ठीक है। और बद्रीघाट है, झोंसार में एक घाट है, नदी है, इसका नाम है बद्रीघाट, ठीक है। और राज्य के प्रमुख नदी बेसिन, जैसे काली नदी का जो नदी बेसिन है वो 11,467 है, अलकनंदा का 10,000 है। तो सर्वाधिक इसका है नदी बेसिन, ठीक है। मतलब क्षेत्र में फैली हुई। अभी हमने देखा था ऊपर वन वाला, वन तो सबसे ज्यादा किसमें था, टोंस में, लेकिन ये क्षेत्र में फैली हुई तो ये है हमारी, ठीक है, काली नदी, फिर अलकनंदा, फिर इस प्रकार से। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस पहले का ध्यान रखना आपने, काली, अलकनंदा और भागीरथी, कोशिका। तो ये था दोस्तों आपका नदी तंत्र, ठीक है। ये सारी की सारी नदी हमने जो है कवर कर चुके हैं इसमें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।